हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। तो जय आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि क्लास 8th की जो हिंदी है उसमें हमने आपका ऑलरेडी दो बैलों की कथा और साथ ही साथ जो कबीर की साखियाँ आपका काव्य खंड का पार्ट था ये हमने पूरा कर लिया था। अब हम आज जो करने वाले हैं वो है आपका अभ्यास, यानी कि रिवीजन हम लोग करेंगे। साथ ही साथ अभ्यास कार्यों में भी ध्यान देके हम उसके उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें आप लोग को मैं बताऊंगी किस तरह आप लोग आंसर लिख सकते हो। साथ ही साथ हम लोग पूरे सेशन में, पूरे जो अभी आज का सेशन है इसमें आपका दोनों काव्य खंड का भी रिवीजन, यानी कि जो कबीर की साखियाँ एवं संबंध है उसका भी, और साथ ही साथ दो बैलों की कथा जो है ये चैप्टर का भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो रिवीजन करते समय डियर स्टूडेंट उसके बाद मैं जो है अभ्यास कार्य यानी कि जो आपके क्वेश्चंस हैं उसको भी मैं बताऊंगी आपको, उसके आंसर्स किस तरह आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दो बैलों की कथा यानी कि गद्य खंड से। दो बैलों की कथा में डियर स्टूडेंट सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अपने पोएट या फिर जो आपके राइटर हैं चैप्टर के, जो कि आपके होते हैं लेखक, उनके बारे में जानकारी लें। लेखक के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र जी इस पाठ के लेखक हैं, तो इसमें जो है आपको अच्छी तरह इनके बारे में जितनी भी जानकारी दी है ये सब पता होनी चाहिए। तो प्रेमचंद्र जी का जन्म सन 1880 बनारस के लम्ही गांव में हुआ था, और उनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र जी का जो बचपन था वो अभावों में बीता, और शिक्षा सिर्फ बीए तक ही हो पाई। बीए डिस्टेंट होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, तब तक उनकी शिक्षा हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी भी करी, परंतु असहयोग आंदोलन क्या था? नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जो कि आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, आई थिंक सो क्लास 8th या 7th, मेरे को नहीं पता, लेकिन आपने पढ़ा होगा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने चलाया था, है ना। 1921 में उसका जो है एकदम उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट उस समय। तो कहीं ना कहीं नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की वजह से इनको अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी, और इन्होंने जो है क्या करा, लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। और फिर सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो अब प्रेमचंद की जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। ठीक है, कौन कौन से 8 भाग हैं? सेवा साधन हो गया, प्रेमाश्रम हो गया, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान इनके प्रमुख उपन्यास हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि जो पत्रिकाएं हैं इनका भी संपादन किया है। ठीक है, एग्ज़ाम में डिस्ट्रिक्ट में इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ ये प्रेमचंद के बारे में, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो जीवन परिचय के संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो भी आ जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कथा साहित्य में जो है प्रेमचंद्र जो है अतिरिक्त प्रेमचंद्र ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी करा। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उन्होंने सिर्फ गद्य ही लिखा या फिर उन्होंने सिर्फ निबंध ही लिखा, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। ठीक है, प्रेमचंद्र जी को जो है साहित्य में जो है, अगर आप देखो प्रेमचंद्र जी आज तक जो भी अपनी कहानियाँ या कुछ भी लिखते थे उसमें एक मोरल वैल्यू या फिर एक कुछ अच्छी सीख दे के जाते थे। ठीक है, तो वो जो है सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम भी माने जाते थे। ठीक है, और उसके बाद फिर सशक्त माध्यम जो है वो साहित्य को कहीं ना कहीं जो भी लेखन कार्य है उसको एक सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। क्यों मानते थे प्रेमचंद्र जी? क्योंकि आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी सीख मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने जो है जितनी भी जो है बुरी स्थिति देखी या कुछ भी लिखा उसके बारे में वो अपने लेखन कार्यों में लिख देते थे, जैसे किसान और मजदूरों की बुरी स्थिति और समाज में स्त्रियों की दुर्दशा, दलितों का शोषण और स्वाधीनता आंदोलन और रचनाओं इनके जो है मूल विषय हैं, यानी कि ज़्यादातर इनकी जो भी रचनाएं होती हैं वो इन सब से ही संबंधित होती हैं। ठीक है, अब देखो प्रेमचंद का जो कथा साहित्य का संसार है वो बहुत व्यापक है, व्यापक यानी कि बहुत बड़ा है। ठीक है, तो इसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिलती है, यानी कि पशु पक्षियों को भी जो प्रेमचंद जी ज़्यादातर अपने जो भी पाठ होते हैं उसमें डालने की कोशिश करते हैं। जैसे दो बैलों की कथा, इसमें भी आपको तो लग रहा होगा बैलों की कथा है ना, और आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली जो है प्रेमचंद जी आपको कुछ और बताना चाहते हैं, है ना।
वो एनिमल्स का यूज़ करके आपको कुछ और बताना चाहते हैं, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी बात को छोटे संक्षेप में, सीधे और संक्षेप में लिखना जो है प्रेमचंद्र जी की लेखन कार्य की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा सरल, सजीव और मुहावरेदार होती है, ठीक है। और इन्होंने जो है लोक प्रचलित शब्दों का भी इस्तेमाल किया होता है, ठीक है। अब देखो, जो दो पहलू की कथा है, इसके माध्यम से प्रेमचंद्र जी कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन करते हैं, ठीक है। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह जो कृषक समाज होता है वो पशुओं का इस्तेमाल किस तरह करता है, और पशु भी किस तरह कृषक समाज में ही निर्भर रहते हैं, ठीक है। इस कहानी में वो ये भी बताते हैं कि स्वतंत्रता सहज से नहीं मिलती, इसके लिए आपको बार बार संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पूरी कहानी है ये परोक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली आपको आज़ादी के आंदोलन का आज़ादी के जो आंदोलन की भावना है उससे जुड़ी है। कैसे जुड़ी है? क्योंकि आपको पता है प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 में हुआ था, और अगर देखा जाए तो कम से कम 1920 या इसका आसपास जो था अंग्रेज़ों का प्रवेश इंडिया में हो गया था। तो ये सारी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई, इस सब में जो है प्रेमचंद्र जी भी इन्वॉल्व थे। तो इसमें क्या हुआ डियर स्टूडेंट, प्रेमचंद्र जी ने कहानी लिखी, ये आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, प्रेमचंद्र जी ने पंचतंत्र और हितोपदेश का मतलब होता है हित के लिए उपदेश, ये जो कथा परंपरा है इसका प्रयोग और विकास भी किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, रिविजन सेशन है क्योंकि, और मेरे को फटाफट ख़त्म भी करना होता है, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप 2-3 घंटे तक बैठे रहोगे देखोगे, है ना। तो रिविजन सेशन है, इसलिए मैं कहानी आपको ओरली बताते जाऊँगी धीरे धीरे, है ना। ये नहीं होगा कि मैं लाइन वाइज एक एक शब्द आपका पढ़ रही हूँ, ठीक है। कहानी देखो टेंशन, ज़्यादातर जो जानवर लोग होते हैं इन सबकी कैटेगरी में जो गधा है उसको सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है, ठीक है। आप अपने स्कूल में देखो, आपको कोई आपकी फ्रेंड है, आपको उसको गधा कहना है, या आपको उसको बेवकूफ़ कहना है, तो आप क्या करते हो, आप गधे का इस्तेमाल कर देते हो, है ना। तो गधे शब्द का अर्थ ही लोगों ने क्या बना दिया है, बेवकूफ़ बना दिया है ना। गधा सचमुच बेवकूफ़ है, या फिर क्योंकि आपने देखा होगा गधा सीधा रहता है, गधा, है ना। उसके मुंह में कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं होता कि वो बहुत गुस्से में है या बहुत खुश है, ऐसा कोई एक्सप्रेशन नहीं होता। उसके मुंह में एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है और वो कभी चेंज नहीं होता है। तो ये उसके सीधेपन की वजह से क्या उस पर बेवकूफ़ का ठप्पा लग गया है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रेमचंद्र जी ने लिखी है। या फिर उसकी जो निरापद सहिष्णुता है, सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। क्योंकि आप गधे में पत्थर फेंको, कुछ भी करो, गधा चुपचाप भज चले जाएगा, लेकिन वो कुछ भी रिप्लाई बैक नहीं करेगा। वहीं पे आप लोग कुत्ते में पत्थर फेंक के देखो, वो तुरंत आपको काटने आएगा, है ना डियर। अब देखो, जो गाय होती है वो भी सींग मारती हैं, और जो ब्याई हुई गाय होती हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती हैं ज़्यादातर। और जो कुत्ता होता है आपने देखा होगा बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसको भी क्रोध आ ही जाता है। आपने देखा होगा कुत्ते को जब आप बार बार पत्थर मारते हो, या फिर बार बार कुत्ते को बार बार उसकी प्लेस से हटाने के लिए कुछ करते रहते हो, है ना। तो क्या होता है, कुत्ते को गुस्सा आता है और कुत्ता भी आपको काटने के लिए आगे बढ़ता है ना। उसका फिर, लेकिन आप गधे को देखो डियर, गधे को आप जितना ही पत्थर भागो, कुछ भी मारो, आपने देखा होगा गधा ज़्यादातर क्या करता है, जब आप पत्थर भागते हो तो वो आपके पास नहीं आता, वो डायरेक्ट अपना चले जाता है भागकर, है ना। तो गधे के मुंह में हमेशा, जो है कितना ही कर लो, उसके मुंह में जो है हमेशा एक विषाद सा ही रूप ही लेता है। आपने देखा होगा वैशाख के महीने में कभी भी क्या होता है, जो गधा होता है वो एक आध बार कुलेल कर देता है। कुलेल मतलब होता है क्रीड़ा, यानी कि क्रीड़ा करता है, लेकिन कभी भी उसको आपने खुश होते हैं या दुखी होते हैं नहीं देखा होगा। उसके मुँह में एक विषाद स्थायी रूप छाया रहता है, उदासी टाइप का रहता है ना, जिसको नीरस कहते हैं, ठीक है। जैसे सुख दुख हानि लाभ सारी स्थिति में जो है उसकी दशा नहीं बदलती है। इसलिए उसकी तुलना जो है किससे की गई है, ऋषि मुनियों से भी की गई है, क्योंकि ऋषि मुनियों में जितने भी गुण थे वो सब उसमें पराकाष्ठा, यानी कि सब उसमें जो है अंतिम सीमा में पहुंच गए हैं। लेकिन आदमी उसको फिर भी क्या कहते हैं, बेवकूफ़ी कहते हैं। क्योंकि आप देख लो भारतवासी की जो अफ्रीका में दशा हुई है, अफ्रीका में जो है उन्हें क्यों नहीं घुसने दिया जाता, क्योंकि बेचारे जो है शराब नहीं पीते हैं, क्योंकि बेचारे कुछ समय के लिए पैसे बचा के रखते हैं, जी तोड़ के काम करते हैं, है ना। इसलिए नहीं उनको अफ्रीका में इतनी ज़्यादा उनकी दुर्दशा हुई। अगर वो उन्हीं की तरह बेकार काम करने लग जाएं तो वो सभ्य कहलाने लायक हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रेमचंद्र जी ने यहाँ बताई हैं।
उसके बाद फिर नेक्स्ट है, हम लोग आते हैं अब रियल स्टोरी में। तो अब देखो इस स्टोरी में क्या है, एक गधे का एक छोटा भाई भी है। प्रेमचंद्र जी बताते हैं गधे का एक छोटा भाई भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो कौन है, वो है बैल आपका। ठीक है, अब देखो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं उसी से मिलते जुलते अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, बछिया के ताऊ यानी कि बैल का प्रयोग। बछिया का ताऊ क्यों कहा होगा बैल को, एक बार सोच के बताओ। बछिया का ताऊ बैल को इसलिए कहते हैं क्योंकि बैल कभी अड़ियल होता है, कभी कुछ होता है ना, कभी सींग मारता है, कभी कुछ करता है, तो इसको इसलिए उसका नाम बछिया का ताऊ रखा गया है। अगर आप रियल सेंस में मेरे को बता सकते हो बछिया का ताऊ क्यों रखा गया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब देखो आपने देखा होगा कि जो बैल है, लेकिन फिर भी देखो बैल जो है कहीं ना कहीं मारता भी है, कभी कभी आपने अरियल बैल भी देखा होगा, कुछ भी करा होगा। नो, हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बैल है उसका स्थान जो है गधे से कहीं ना कहीं नीचे ही है। ठीक है, गधा बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि गधा का रिएक्शन कुछ नहीं होता, आप उसको कितना ही पत्थर मारो कुछ भी करो, लेकिन बैल में आप पत्थर मारोगे तो पक्का 101% आपके ऊपर सींग मारने आएगा, है ना। अब झूरी खाची एक इंसान है, उसके भी 2 बैल थे। कौन कौन से थे वो 2 बैल, चलो बताती हूँ। वो 2 बैल थे हीरा और मोती। अब जानते हैं हीरा मोती क्या करते हैं। देखो हीरा और मोती उसके 2 बैल थे। अब दोनों ही पछाई जाति के थे, यानी कि जो पालतू पशुओं की एक नस्ल होती है, यानी कि ऐसी नहीं होती हाई ब्रीड, अच्छी ब्रीड वाली ब्रीड, तो ब्रीड शब्द का ही यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब देखो जो दोनों थे साथ रहते रहते क्या हो गया, दोनों में भाईचारा हो गया था। तो दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे पे विचार विनिमय करते रहते थे। ठीक है, मुख भाषा में करते थे हमेशा, यानी कि बिना बोले, क्योंकि एक दूसरे की मन की बात अपने आप समझ जाता था। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे ये सब होता होगा, पर ये जो मनुष्य है जो अपने को श्रेष्ठ में दावा करता है वो उससे वंचित था, यानी कि उसको वो चीज़ नहीं पता थी। अब देखो वो एक दूसरे को चाट कर, सूंघ कर, ऐसे सींग मिला कर, ऐसे करके जो है अपना प्रेम प्रकट करते थे, और कभी कभी जो है एक दूसरे में सींग भी मिला लिया करते थे, लेकिन किससे, विरह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। आपने देखा होगा जब भी कोई आपकी दोस्ती बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हो जाती है तो ढोल ढप्पा होने लगता है। गर्ल्स में तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बॉयज़ में होता होगा, है ना। तो इसके बिना जो दोस्ती होती है वो कैसी रह जाती है, कुछ फुसफुसी सी, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटी दोस्ती रह जाती है, जो कि जिसमें आप ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर रिएक्शन क्या होता था, दोनों जब भी हल या गाड़ी में धोते जाते थे तो दोनों का जो है मकसद यही रहता था, चेष्टा यही रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है मेरे ही ऊपर है। एक बैल कहेगा नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बोल मेरे ही ऊपर है, एक जगह में ज़्यादा से ज़्यादा बोल मेरे ही ऊपर है ना। और जब नांद में भी डाले जाते थे, वो नांद क्या होता है डिएक्शन, जहाँ पर जानवरों का खाना डाला जाता है। ठीक है, तो वहाँ नांद में भी जब उनको डाला जाता था खाना, तो दोनों एक साथ ही मुँह डालते थे और एक साथ ही उठते थे। अगर आप आमतौर पर देखो ना, एक कुत्ते की माँ है और एक कुत्ता है, अगर आप दोनों के सामने खाना डालो तो कुत्ते की माँ कुत्ते को कभी खाना नहीं देगी, वो पहले अपना खाएगी। ऐसा होता है हमेशा, आप नोटिस करना। लेकिन यहाँ पर दोनों बैलों में इतनी घनिष्ठता थी कि दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते थे, साथ ही ऊपर उठते थे। ठीक है, अब देखो एक बार क्या हुआ डियर, जो झूरी था उसने जो है जो पूरा बैलों का ग्रुप था, जोड़ी थी, इसको क्या है कहाँ भेज दिया, ससुराल यानी कि अपनी जो पत्नी है उसके घर भेज दिया, क्योंकि अपनी जो पत्नी का घर होगा वहाँ पे उसका भाई भी होगा, तो वहाँ उसको भेज दिया। लेकिन बैलों को क्या मालूम, वो तो बेचारे जानवर है, तो समझेंगे नहीं कि हमें कहाँ भेजा है ना, वो लोग समझेंगे भाई हमें तो बेच दिया है ना। तो अब जो है जो झूरी का साला था गया, वो उनको जो है लेने आया और उन दोनों को वहाँ से ले गया। ठीक है, तो झूरी ले जाने में उसको बहुत सारी परेशानी आई, है ना, कभी वो उधर भाग रहे थे, कभी उधर भाग रहे थे, तो ये सारी परेशानियाँ भी आई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों यही सोचे थे कि भाई हमने तो कुछ नहीं करा, हमने तो कोई सेवा में कसर भी नहीं छोड़ी, हमने तो मेहनत से काम किया, हमने तो हर चीज़ करी, फिर भी पता नहीं इसने हमें क्यों निकाल दिया, है ना। तो ये दोनों सोच रहे थे, है ना। और जो हमें खिलाया हमने वही खाया, सब चीज़ करा, फिर भी पता नहीं हमें क्यों निकाल दिया, है ना। जब वो अपने नए स्थान में पहुँचे तो दिन भर भूखे थे डिएस्टनो, लेकिन जब रात में उनकी नाद में खाना डाला गया तब भी उन्होंने उसमें मुंह नहीं डाला। तो आप ये देख सकते हो कि कहीं ना कहीं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम यहाँ पे वो लोग दिखा रहे थे, है ना। मैं अंग्रेजी भाषा में भी इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग चैप्टर से डायरेक्ट इंटर रिलेट कर पाओ, है ना। अब देखो डिस्टेंट, इससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आज़ादी थी उससे रिलेट हो रहा है ना। जब अंग्रेज हमारे अंदर घुस गए थे तो जो है हमने भी कहीं ना कहीं जो है इसी तरह से अपना विरोध प्रकट करा था, है ना। दिल भारी हो रहा था, जिसको उन्होंने अपना घर समझा था वही आज उनसे छूट गया था। यही चीज़ हुई थी जब अंग्रेज एंटर हुए थे भारत में, तो फिर क्या हुआ था, भारतवासियों को अंग्रेज़ों ने दबा दिया था, और जो भारत उनका घर हुआ करता था वो अब उनका घर नहीं था।
ठीक है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, दोनों जो है मुख भाषा में ऐसे सलाह वलाह कर रहे थे, कनखनियों से देख रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। तो जब सोता पड़ गया था गाँव में, तब दोनों ने जो है जो पखे होते हैं, जो मोटी रस्सी होती है जिससे बैलों को बांधा जाता है, वो तोड़ डाले और वो कहा अपनी घर की ओर चल पड़े। अब देखो पखे बहुत मजबूत थे, ऐसा अनुमान किसी ने लगाया था कि भाई कोई तोड़ भी सकेगा उसको, लेकिन उन दोनों ने तोड़ दिए, है ना, क्योंकि उस समय उन दोनों के अंदर दूनी शक्ति आ गई थी। ठीक है। तो एक एक झटकों में रस्सियाँ टूट गई थी और सुबह जब झूरी उठता है तो देखता है कि दोनों बैल अपनी अपनी छलनी पर लगे हैं। तो वो दोनों बैलों के पास जाता है और दोनों को गले लगा देता है। ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या होता है, घर और गांव में बहुत सारे लड़के जमा हो जाते हैं और सब लोग ताली बजा रहे होते हैं बैलों के लिए। क्यों? क्योंकि जो है उन्होंने बोला ना, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उसको तोड़ सकेगा, और वो बैल खुद वहाँ से तोड़कर इतनी दूर झूरी के लिए आया। रात भर बिल्कुल मिट्टी विट्टी उनके गले वाले में सब चीज़ लगी थी, लेकिन फिर भी तोड़ के आए, है ना। तो दोनों पशु वीरों को जो है कहीं ना कहीं जो वीरता पुरस्कार वगैरह मिलता, वो सारी चीज़ें देना चाहते थे। तो उन्होंने उनको रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चौखर, कोई भूसी, तो ये सारी चीज़ें कोई लाया। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग। अब देखो, तो एक बालक यहाँ पे बातचीत चलती है बस कि भाई ऐसे बैल किसी के पास नहीं होंगे, देखो इतनी दूर से चले आए, फिर कोई कहता है इस जन्म के आदमी है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है। उसके बाद जो झूरी की स्त्री होती है, जब उसने बैलों को देखा तो वो क्या होती है, बहुत गुस्सा हो जाती है, क्योंकि भाई उसके मायके बैलों को काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन बैल वहाँ पे काम बैलों ने नहीं किया, तो उसको ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। तो वो उल्टा सीधा बोलती है बैलों से कि भाई ऐसे बैल हैं, वैसे बैल है ना। तो उसका फिर जो झूरी है वो अपने बैलों पर ये सारी एलिगेशन सुन नहीं पाता है, तो वो क्या करता है, वो कहता है कि भाई चारा दाना नहीं दिया होगा, तो वो क्या करते हैं बेचारे बैल। तो स्त्री कहती है कि भाई सिर्फ तुम ही जानते हो खाना पीना देना, और तो खाली पानी पिला के रखते हैं ना। तो ऐसे करके दोनों में बातचीत चलती है, और फिर झूरी कहता है कि अगर चारा मिलता तो क्यों भागते। फिर स्त्री कहती है कि भाई क्योंकि वो तुम जैसे भुट्टों की तरह खाना खिला के उनको आराम से रखते नहीं है, उनको रगड़ के जोतते भी हैं, है ना। अब ये ठहरे कामचोर और भाग निकले, है ना। तो ये सारी चीज़ें बात होती है। फिर वो झूरी की स्त्री कहती है कि अब से इनको सिर्फ सूखा भूसा ही मिलेगा। तो मजदूर यानी कि जो मजदूर होता है उसको जो है कड़ी ताकीद दे दी थी कि भैया बैलों को सिर्फ सूखा भूसा ही दो और कुछ मत दो। तो जब बैलों ने नाद में मुंह डाला तो उनको बहुत फीका फीका लगा, ना कोई चिकनाहट ना कुछ। तो दोनों बैल बड़ा आशा भरी आंखों से बिल्कुल द्वार की ओर देख रहे थे। तो झूरी ने भी देखा उनको, तो उसने कहा बेचारे बैल हमें देख रहे हैं। तो उसने मजदूर से कहा कि भाई थोड़ी खली डाल दे, थोड़ी भूसी भी डाल दे, है ना। तो वो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं डालूंगा। तो फिर वो कहते हैं क्योंकि फिर मालकिन मेरे को मार डालेगी। तो ये सारी बातचीत चलती है। तो कहीं ना कहीं उनको उस दिन सूखा भूसा ही मिला। तो अब देखो दूसरे दिन जो झूरी का साला है वो फिर आया और दोनों बैलों को लेकर चले गया। अब जो है उसने दोनों बैलों को बहुत रगड़ के गाड़ी में जोता। तो 2-4 बार जो मोती होता है वो कोशिश करता है कि जो सड़क की खाई है उसमें जो है इस गाड़ी को गिरा दे, पर जो हीरा होता है संभाल लेता है, क्योंकि हीरा जो था ज़्यादा सहनशील था। अब देखो संध्या समय जब दोनों अपने घर पहुँचते हैं वापस, तो उनको कल की सराहना का मज़ा चखाता है वो गया, और वो उनको सूखा भूसा ही देता है, जबकि अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब देते हैं, है ना। दोनों बैलों का कभी रिएक्शन ऐसे अपमान नहीं हुआ था। जो झूरी था उनको फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, लेकिन यहाँ पे उनको मार भी पड़ी, और उसकी झूरी की एक ही टिटकार पर, एक ही डांट पर दोनों जो है काम करने लग जाते थे, लेकिन यहाँ उनको मार पड़ी। तो कहीं ना कहीं उनका जो है आत्मसम्मान का भी आहट तो थी, और साथ ही साथ उनको सूखा भूसा मिला। ठीक है। दोनों जो है दोनों ने जो है नान की तरफ तक आंखें तक ना उठाई। और फिर दूसरे दिन जब बैलों को हलों में जोता गया तो फिर दोनों ने पाँव ही नहीं उठाए, लेकिन जब गया को गुस्सा आ गया, गया ने हीरे की नाक पर बहुत डंडे जमाए। और डिस्ट्रिक्ट में आपको बताती हूँ, जो एनिमल्स होते हैं जानवर, उनका जो नाक का एरिया होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर वहाँ पे मारते तो एनिमल्स को बहुत दर्द होता है। तो जो मोती था वो ये सब देख नहीं पाया, हीरा पर अत्याचार होते। तो उसने क्या करा, वो फट से जो है हल जोते जो है ये सब लेकर भागा, और जो हल रस्सी जुआ सब जो है टूट टाट के बराबर हो गया था। ठीक है। उसका फिर जो है हीरा ने बोला कि भागना व्यर्थ है। तो मोती ने कहा कि तुम्हारी इसने तो अभी जान ही ले रही थी, तो हमें तो भागना पड़ेगा ही। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। उसके बाद फिर जो है 2 आदमी जो था गया, 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, और दोनों के हाथ में जो थी लट्ठियाँ थी। तो मोती ने बोला मैं भी इनको कुछ बता सिखा देता हूँ, लट्ठियाँ लेकर दौड़े आ रहे हैं, हम भी दिखा देते हैं इनको मज़ा। तो हीरा कहता है कि नहीं हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, है ना। लेकिन फिर मोती कहता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं मार दूंगा। लेकिन फिर हीरा फिर से कहता है कि भाई ये हमारी जाति
जाति का धर्म नहीं है। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों बैलों में क्या थी, धर्म परायणता भी थी, यानी कि धर्म के प्रति भी बहुत सचेत रहते थे, बहुत ज़्यादा धर्म को मानते थे, ठीक है। खासकर हीरा, अब जो मोती है वो दिल में ऐड कर रह गया, क्योंकि उसको हीरा कुछ करने दे नहीं रहा था। तो जो गया था वो दोनों को पकड़ के ले गया, लेकिन उस समय गया ने मारपीट नहीं की, तो मोती ने भी कुछ नहीं किया, है ना। उसके बाद दोनों को बंद कर दिया गया था अगेन, अपने जो उनका वो होगा द्वार वगैरह कुछ भी होगा, है ना। तो फिर सूखा भूसा डाल देता, दोनों चुपचाप खा रहे थे भोजन रात में। उसके उसी घर की जो एक लड़की थी, छोटी लड़की थी, ठीक है, तो वो जो है 2 रोटियां ले निकली और दोनों के मुंह में एक एक देके चले गई। अब उस एक रोटी से आप सोचो, इतना बड़ा बैल और एक रोटी से उनकी क्या भूख शांत होती है ना, तो कुछ भूख तो शांत नहीं होती। लेकिन उनको इतना विश्वास हो गया था कि चलो इस घर में भी कोई सज्जन का वास है, यानी कि यहाँ पे भी कोई अच्छा इंसान है जो हमें रोटी दे सकता है। तो भाई बहुत खुश थे और दोनों के हृदय को भोजन मिल गया था, है ना। तो लड़की जो थी भैरव की थी और उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी। तो उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसको मारती रहती थी हर वक्त, इसलिए जो है इन बैलों से उसको एक प्रकार की आत्मीयता हुई। कैसे हुई आत्मीयता, क्योंकि जो बैल थे वो भी तो बेचारे अपना घर छोड़ के वापस आए थे, और जो बच्ची थी उसको अपने अपनों से बिछड़ने का दुख का ज्ञात था, क्योंकि उसकी माँ भी चली गई थी, तो उसको भी पता था कि जब अपने चले जाते हैं तो कितना दुख होता है। तो वो इसलिए आत्मीयता उनकी ऐसे करके आ गई थी, ठीक है। अब दोनों को जो है रगड़ कर जो है कहीं ना कहीं क्या होता था, रगड़ कर जो है खेत में जोता जाता था और शाम को फिर से थान में बांध दिए जाते थे और वही बालिका उनको रोटी दे देती थी। तो प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी डियोस्टन की, अभी तक 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल नहीं हुए, लेकिन दोनों की आंखों में अभी भी रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। तो मोती ने एक बार बोला कि भाई अब तो मेरे से नहीं सहा जाता, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने बोला फिर क्या करें, तो उसने कहा एक कांट को सींग मार के फेंक देते हैं और क्या करते हैं। लेकिन फिर वो हीरा क्या बोलता है कि तुम जानते हो प्यारी बच्ची जो हमें रोज़ रोटियां खिलाती है, अगर उसी की लड़कियां जो इस घर का मालिक है वो बेचारी अनाथ नहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसकी माँ मर चुकी थी डियोस्टेन, है ना। तो वो कहता है कि चलो मालकिन को फेंक देता हूँ, फिर वही तो उस लड़की को मारती है। तो फिर हीरा कहता है नहीं, इस नारी जाति पर तो हमें जो है बिल्कुल चलाना ही नहीं होता है सींग। तो ये सारी चीज़ें उनमें बहुत अच्छी थी, वो स्त्रियों का सम्मान भी करते थे, इस समय पता चलता है। और फिर कहीं ना कहीं मोती कहते हैं तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो फिर क्या करें। तो मोती कहते हैं कि चलो रस्सी तोड़ देते हैं। तो हीरा कहता है हाँ ये कर सकते हैं। तो फिर वो जो है फिर उतनी मोटी रस्सी थी तो थोड़ा सा चपा, तो मोती ने कहा पहले थोड़ा सा चपा लेते हैं फिर टूट जाएगी। क्योंकि इतनी मोटिया रस्सी थी तो बेचारे मुँह में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुँह में आती ही नहीं थी उनका, है ना। तो बेचारे बार बार जोर लगा के रह जाते थे। तो फिर उसी घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली जो इनको रोटी देती थी। तो दोनों ने सिर झुका के, एक ने उसका हाथ चाटा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई। और उसके भी बोली कि मैं खोल देती हूँ रस्सी, चुपचाप से भाग जाओ क्योंकि ये लोग तुम्हें मार देंगे। क्योंकि आज घर में सलाह हो रही थी कि तुम्हारी नाक में नाट डाल दी जाए। जैसे जब नाक में जो है आपने देखा होगा बहुत सारी जानवर होते हैं जिनकी नाकों में नाट डाल दी जाती है, तो उससे क्या होता है जानवरों को बहुत पेन होता है और बहुत दर्द होता है। तो इसलिए इससे बचाने के लिए उसने कहा कि तुम चले जाओ यहाँ पे। तो उन्होंने जो है उसने गराव खोल दिया। गराव क्या होता है, वही मोटी मोटी जो रस्सियाँ होती हैं उनको हम गराव कहते हैं, ठीक है। तो वो उसने तो खोल दिए और जो है मोती ने हीरा से कहा कि अब क्यों नहीं चल रहे, अब खड़े क्यों। तो हीरा ने कहा कि लेकिन अगर हम चलेंगे तो सब इस पर ही संदेह करेंगे और ये बेचारी नहीं बच पाएगी। तो फिर वो बालिका चिल्लाने लग जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है बैल भाग रहे, तो उनको भगाने के लिए जल्दी वो बोलती है कि दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, ठीक है। तो ये बोलते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो होता है, गया जो है जब ऐसे ही उसने उस बच्ची की आवाज़ सुनी तो गया जो है हड़बड़ा के भीतर से निकलता है और बैलों को पकड़ने के लिए जाता है, ठीक है। वो दोनों भागता है, गया भी पीछे भागता है, क्योंकि अब दोनों बैल थे तो गया अकेले तो जा नहीं सकता था, तो वो आदमियों को लेने के लिए पीछे फिर लौटता है, ठीक है। तो फिर आदमियों को लेकर जाता है उसको। तो उस समय जो है उसको मार्ग का जो बैल होते हैं वो इतनी तेज़ भागने में मगन होते हैं कि उनको ज्ञात ही नहीं होता है कि वो कौन से मार्ग में जा रहे हैं, है ना। तो जिस परिचित मार्ग से वो आए थे उसका वहाँ पे कोई भी पता लिखा नहीं था। ठीक है। अब देखो डियोस्टेन
जो दोनों जो है खेत के किनारे, फिर वहाँ एक खेत में पहुँचे और दोनों खेत के किनारे सोच रहे कि अब क्या करना चाहिए। तो हीरा ने कहा कि मालूम होता है कि हम लोग तो राह भूल गए हैं। फिर वो मोती कहते तो तुम भी खाली भागे, इससे अच्छा तो हम लोग उनको वहीं मार देते। तो वो बोलते कि अगर हम वहीं मार देते तो दुनिया क्या कहती है, वो तो अपना धर्म छोड़ ही रहे, लेकिन हम क्यों अपना धर्म छोड़ें, है ना। उसके बाद फिर जो है दोनों, क्योंकि भूख से बहुत व्याकुल थे, आपको पता है उनको सिर्फ सूखा भूसा ही दिया जाता था, दोनों बहुत भूख से व्याकुल थे। तो दोनों ने सामने मटर की खड़ी थी, मटर की खड़ी देखी, तो वहाँ पे दोनों जो है जाके खाने लग गए थे। और जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने आज़ादी का अनुभव किया। फिर वही उछलना कूदना चाटना और सूंघकर और सींग मिला मिलू कर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कशन क्या हुआ, एक उनको सांड आता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सांड था। तो भाई सांड बिल्कुल पूरा हाथी की तरह था और बिल्कुल आ रहा था उन्हीं की तरफ था और बहुत भयंकर सूरत थी। तो मोती ने कहा कि अब क्या करें। तो हीरा बोलता है कि भाई ये सांड जो है अपने घमंड में चूरता हुआ आ रहा है, तो हमारी जो नॉर्मल अर्जू विनती है, यानी कि अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे तो सुनेगा नहीं है, तो अब क्या करें। तो फिर वो कहता है कि चलो भाग जाते हैं। तो वो कहते हैं, तो हीरा मोती कहते हैं कि भागना कायरता है। तो उसके फिर हीरा कहता है कि अब क्या करें, फिर इससे अच्छा तो भाग ही जाते, है ना। उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद वो उपाय सोचते हैं कि चलो दोनों जो है सांड पर एक साथ प्रहार करते हैं। तो उन्होंने एक रणनीति बताई कि अगर सांड तेरी तरफ आएगा तो मैं रेख दूंगा उसके पेट में सींग, और अगर मेरी तरफ आएगा तो तू रेख देना। ऐसे करके वो प्लानिंग करते हैं। और ये प्लानिंग करने के बाद जब सांड उसकी तरफ आता है, क्योंकि सांड को भी जो है संगठित शत्रुओं से लड़ने का वो नहीं था, है ना, तजर्बा नहीं था उसको। तो वो जो है ज़्यादा मल्लयुद्ध ही करता था, मल्लयुद्ध यानी कि एक एक से लड़ता था, है ना। तो जैसे ही सांड जो है उसकी तरफ हीरे की तरफ पलटता था तो मोती सींग घुसा देता था, मोती की तरफ बढ़ता था तो हीरा सींग घुसा देता था। तो ये सारी चीज़ हुई और लास्ट में जो है बेचारा जो जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर दूर तक उसकी जो है पीछा किया। और सांड जो है बेदम होकर जब गिर गया तो दोनों मित्रों ने उसे छोड़ दिया। अब दोनों मित्र क्योंकि बहुत विजय हो गए थे तो बिल्कुल एकदम खुश थे। तो उसमें मोती बोल रहा था कि मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सांड को मार ही दूँ, लेकिन भी हीरा बोलता है कि जो गिरा हुआ बैरी होता है, दुश्मन होता है, उस पर हमें जो है वार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर मोती कहते हैं कि ये सब ढोंग है, बैल को ऐसा मारना चाहिए कि वो फिर उठे ही ना। तो आप लोग देख सकते हो कि हीरा उग्र है और मोती बहुत सहनशील है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सामने मटर की खड़ी, तो वो सोचते हैं कि अब क्या करें। तो वो पहले मोती कहते हैं पहले खा लेते हैं फिर सोचेंगे। सामने मटर की खड़ी थी तो दो मोती उसमें घुस गया। हीरा ने बहुत मना करा लेकिन फिर भी घुस गया। तो 2-3 ग्रास ही उसने खाए थे कि जो एक दो आदमी थे वो लाठियाँ लिए दौड़े और उन्होंने जो है दोनों मित्रों को घेर लिया। अब जो हीरा था वो मेड़ पर था तो वो तो बाहर निकल गया, लेकिन मोती सींचे हुए जो खेत में था तो उसके जो खुर थे, आपने देखा होगा खुर जो नहीं होते एनिमल्स जो भी होते हैं आपके जानवर वगैरह, उनके नीचे से एक ऑलरेडी चप्पल जैसी चीज़ होती है, आपने देखा होगा बहुत थोड़ा टाइट होते हैं वो चीज़। तो वो जो है खुद उसके कीचड़ में धंस गए थे, ठीक है। तो वो भाग नहीं पाया। तो हीरा ने देखा कि भाई मेरा मित्र संकट में है, तो वो भी लौट आया, जबकि हीरा के पास मौका था कि वो भाग जाए लेकिन वो नहीं भागा। और दोनों को जो है प्रातःकाल कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस जिसने एक ऐसा मवेशी खाना होता है जहाँ पे उज्जड जानवरों को रखा जाता है और उनकी नीलामी की जाती है, ठीक है। अब दोनों मित्रों को पहली बार पूरे जीवन में ऐसा सभी का ऐसा सबक मिला था कि सारा दिन बीत गया और उनको दाने का एक तृण भी नहीं मिला, ठीक है, एक तिनका भी उनको नहीं मिला, ठीक है। तो अब वो लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो गया ही था, कम से कम सूखा भूसा तो दे रहा था, लेकिन ये वाला स्वामी तो हमें कुछ भी नहीं दे रहा है। फिर देखते हैं क्या हुआ। फिर जो है यहाँ पे बहुत सारी भैंसें थी, बहुत सारी बकरियाँ थी, बहुत सारे घोड़े थे, बहुत सारे गधे भी थे, लेकिन किसी के भी सामने चारा हारा कुछ नहीं था और सब मुर्दों की तरह जो है ज़मीन पर पड़े रहते थे। ये सारी चीज़ होती थी, ठीक है। और तो सारा दिन जो मित्र फाटक था, मित्र फाटक यानी कि दरवाजा की तरफ देखते थे क्योंकि कोई आएगा, कोई हमें भोजन देगा, ये सारी चीज़ें के लिए। तो थोड़े समय बाद दोनों ने जो है नमकीन मिट्टी जो दीवार में लगी होती है वो चाटनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। लेकिन इससे उनकी क्या तृप्ति होती है, उतने बड़े बैल नमकीन मिट्टी खा के तो रह नहीं सकते थे, है ना। तो
उसके बाद डियर स्टूडेंट क्या हुआ कि मोती ने जो है सिर लटकाए हुए बोला कि अब तो मेरे को ऐसा मालूम होता है कि मेरे जो प्राण है वो निकले जा रहे हैं। तो हीरा कहता है कि हार मत मानो, ये मत करो, है ना। तो कहता है चलो दीवार तोड़ते हैं, ठीक है। तो हीरा जो है वो दीवार तोड़ना स्टार्ट करता है, ठीक है, अपना सींग घुसाकर। लेकिन उसके बाद कांजी हाउस का जो एक चौकीदार होता है वो लालटेन लेके आता है रात में देखने के लिए, हाजिरी लेने के लिए, ठीक है। तो हीरा का जो उज्जटपन है वो देखकर जो है वो हीरे को उसने कई डंडे भी मारे और उसने एक मोटी सी रस्सी से बांट दिया। तो मोती कहता है ये आखिर मार खाई तुमने, तुम्हें क्या मिला, तुम क्यों लगे थे दीवार को खोदने में। तो वो कहता है हीरा कि मैंने कम से कम अपने बलबूते पर जोर तो मार लिया, क्योंकि वो कहते हैं कि सोचो अगर हम लोग दीवार तोड़ देंगे तो कितने लोग जो हैं यहाँ पे जो है यहाँ से जो है छूट जाएंगे, कितने लोगों की जो है जान बच जाएगी। तो ये सारी बातें सुन के मोती भी कहते हैं कि हाँ ये तो अच्छा काम कर रहा है। तो मोती ने भी दीवार में सींग जो है लगाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी, थोड़ी थोड़ी और गिरी, है ना। जोर लगाते रहा तो आखिर की 2 घंटे की जोर अजमाई तो दीवार का लगभग पूरा जो है एक हाथ गिर गया। उसके जब उसने दूनी शक्ति से मारा तो पूरी आधी दीवार जो है गिर पड़ी। तो दीवार जैसे ही गिरी जो सारे अधमड़े से पड़े हुए जानवर थे वो सारे जो है चेत हो गए, यानी कि सचेत हो गए कि अरे दीवार गिर गई, चलो अब भागने का टाइम आ गया। सबसे पहले तीनों घोड़ियाँ भाग गई, फिर बकरियाँ भी भाग गई, फिर भैंसें भी खिसक गई। लेकिन अगर गधे थे जो वो यूं के तू खड़े थे। तो मोती ने पूछा तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो, है ना। हीरे ने पूछा तुम लोग क्यों नहीं भाग रहे हो। तो गधे ने कहा कि अगर हम भागेंगे फिर पकड़े गए तो क्या होगा, है ना। उसके फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो भागने का अवसर है, अभी तो भाग जाओ। तो कहते हैं नहीं हम लोग नहीं भागेंगे, हमें डर लगता है। आधी रात देश में बीत गई थी, लेकिन वो गधे अभी तक यही सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा होता है, क्योंकि हीरा को मोटी रस्सी से बांध दिया था, है ना। तो हीरा बोलता है कि तुम भाग जाओ, शायद हमारी कहीं भेंट हो जाए। तो यहाँ पे बहुत इमोशनल सीन आया। मोती ने कहा कि भाई तुमने मेरी इतनी सहायता करी जब मैं विपत्ति में था, आज मैं तुम्हें छोड़ के चले जाऊँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें उनकी ऐसा ही होती है। उसके बाद फिर जो है मोती ने बोला कि ठीक है फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो पहले तो गधों को सींग मार मार के बाहर निकालता है, उसके बाद फिर जो है अपना हीरा के साथ आ जाता है। और वो एक चीज़ कहता है कि कोई बात नहीं, 9-10 प्राणियों की जान तो बची गई है, वो सब हमें आशीर्वाद देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो है उसने जो है बोली। उसके बाद क्या हुआ, एक सप्ताह बाद क्या हुआ, एक सप्ताह बाद जो दोनों मित्र थे डियर स्टूडेंट, तो और उसके बाद फिर जो है दोनों उधर रह गए थे। तो जब सुबह हुई, जब सब लोगों ने देखा कि भाई आधी दीवार कैसे टूट गई, सारे जानवर ही भाग गए, तो उन दोनों में उन सब कर्मचारी चौकीदार सब थे, उसमें बहुत खलबली मची। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या क्या चीज़ की होगी इसके लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। ऑब्वियसली बात है, बहुत मारा होगा मोती को, रस्सी से बांध दिया होगा, है ना, ऐसी चीज़ें करी होगी। तो एक सप्ताह मिल गया, दोनों मित्र जो थे अभी भी वहीं थे, है ना। और जो है उनको एक तृण भी नहीं मिला था अभी तक। उसके बाद फिर करीब जो है थोड़े दिन बाद जो है एक दिन जो है बहुत डुग्गी बजने लगी और दोपहर में 50-60 लोग जमा हो गए और दोनों मित्रों को बाहर निकाला गया, उनकी देखभाल होने लगी, ये सारी चीज़ें हुई, ठीक है। तो सब लोग उनकी सूरत देखते थे और मन फीका करके चले जाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतने दिन तक उन्होंने खाना नहीं दिया तो दोनों जो है बहुत दुर्बल हो गए थे, ठीक है। तो एक फिर क्या हुआ, एक बार एक दरियल आदमी आया जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर। तो वो आया और वो दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर उसने देखा और मुंशी जी से बात करने लग गया। तो दोनों की कहीं ना कहीं उसने नीलाम करके उनको ले आया था, ठीक है। तो अब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे कि भाई ये जो है बहुत ख़तरनाक है और हमारी जान नहीं बचेगी, हमें मार देगा। तो ये सारी चीज़ें उनकी चलती हैं और उसके फिर ये दोनों दरियल के साथ चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर डिस्कशन क्या होता है कि बहुत सारे राह में जो है गाय बैल इनको मिलते हैं, तो ये सब देखते हैं कितने खुश है ये सब, लेकिन इनको हमारी चिंता नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, बाद में जो है ये दोनों एक रास्ते में आते तो उनको ऐसा मालूम होता है कि भाई ये तो परिचित रहा है। तो वो लोग थोड़े आगे और जाते तो उनको अपना ही कुआं मिल जाता है, जहाँ पे वो जो है वो जो है चलाने आया करते थे, ठीक है। पुर चलाने जहाँ वो आया करते थे, तो वो कुआं उनको मिल जाता है। तो वही सब बोलते हैं कि अरे हमारे ही तो घर आ गया है। तो हीरा बोलता है कि चलो अब हम लोग वहाँ चले जाते हैं। तो कहते हैं हम लोग सिर्फ जो है कहाँ तक जाएंगे, हम लोग सिर्फ थान तक ही जाएंगे, ये उनका तय होता है। तो ये तो थान तक ही जाते हैं, दौड़ते हैं वो, तो दरियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ता है ना। उसका झूरी धूप सेक रहा होता है उस समय, तो जैसे ही बैल को देखता है तो उनके पास आ जाता है और दोनों मित्र बड़े खुश हो
जाते हैं और ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद फिर क्या होता है, दरियल उनकी रस्सी वापस पकड़ लेता है। तो झूरी और दरियल में कन्वर्सेशन होती है कि भाई मेरे बैल है, तो वो कहता है कि मैं तो मवेशी खाने से लेके आया हूँ। तो कहता है जब मेरे बैल हैं, जब मैं नीलाम करूँगा तभी बिकेंगे, तुम्हें किसी को मेरे बैल को नीलाम करने का क्या अधिकार है। तो कहता है मैं थाने में रिपोर्ट कर दूंगा, है ना। तो कहता है मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े। तो दरियल की सारी सब चीज़, मोती बहुत दुखी था, मोती को बहुत गुस्सा भी आ रहा था। तो मोती जो है दरियल के पीछे भागा और मोती ने जो है उसको बाहर निकाला, ठीक है। दरियल धमकियाँ दे रहा था, गाली भी निकाल रहा था, और मोती ने जो है उसका पीछा करते रहा मोती, और जो है गाँव के लोग तमाशा देख रहे थे, ये सारी चीज़ें कर रहे थे। उसके बाद दरियल हार कर जो है चला गया। तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा से कहा कि हीरा ने कहा कि मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर उसको मार ना दो। तो मोती कह रहे कि अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं उसको छोड़ता नहीं। उसने कहा कि आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। उसका कहता है जो गोली मरवा दे, है ना। हीरा और मोती पे कन्वर्सेशन चलती है। तो मर जाऊँगा पर उसके काम नहीं आऊँगा, हमारी जान को कोई जान नहीं समझता इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। और फिर ज़रा देर बाद क्या हुआ, दोनों की नान में सूखा भूसा भर दिया गया, ऐसी चीज़ें हो गई थी। दोनों खाने लग गए थे और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे, और जो है बहुत उत्साह हो गया था गाँव में। और जो है मालकिन ने बाद में आकर उन दोनों के माथे चूम दिए। बस इतनी सी कहानी है, और मैंने पूरी एक एक लाइन आपको बता दी है कहानी की, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब देखो हम लोग बढ़ते हैं अपने पद्य में, ठीक है। मैं फटाफट पहले पद्य और गद्य पूरा कर रही हूँ, फिर हम लोग जो है अभ्यास कार्य जो है आपकी बुक का वो करेंगे। यस डियर स्टूडेंट, साख्या एवं सबद में हमारे, जैसे कि आप जानते ही हैं, इनका नाम है कबीर जी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कबीर की साख्या एवं सबद। तो देखो कबीर जी जो है, इनके जन्म और मृत्यु के बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, यानी कि इनकी मृत्यु और जो इनका जन्म है इसकी बिल्कुल फिक्स्ड, बिल्कुल कब हुआ था ये किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि उस समय कोई भी इंसान ऐसे अपने जन्म मृत्यु के बारे में ज़्यादा लिखता नहीं था। तो कहा जाता है कि इनका जन्म जो है 1398 में काशी में हुआ था, और सन 1518 में जो है इनका देहांत हो गया था, ठीक है। तो अब देखो कबीर जी ने जो है विधिवत शिक्षा पाई नहीं थी, है ना, परंतु वो जो है सत्संग, पर्यटन और अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। और मैं सही चीज़ आपको बताऊं तो जो कबीरदास जी थे, इनको जो है पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, और मतलब इनको अगर मैं आपको बताती हूँ कि जो है कहीं ना कहीं ये लिख नहीं पाते थे, लेकिन इनकी ये जो बोलते थे ये इनका जो है शिष्य लिखता था। कौन था वो शिष्य? वो था धर्मदास, वो इनकी सारी चीज़ें लिखता था, है ना। भक्तिकालीन निर्गुण ये संत थे। देखो दो टाइप के कवि होते हैं, एक होता है निर्गुण और एक होता है सगुण। सगुण कवि जो होते हैं वो तो प्रभु भक्ति में बहुत बिलीव करते हैं, वो एक भगवान को एक ऐसा चीज़ मानते हैं कि भगवान एक वो चीज़ है जिसके पास बिल्कुल मुंह है, जिसने कपड़े पहने हैं, जिसने बिल्कुल कपड़े पहन के पैजामा वगैरह मतलब कपड़े पहने हैं, और बिल्कुल माला वाला डाली है, और उनका बहुत अच्छा बिल्कुल रूप है, और उन्होंने बिल्कुल अपना ऊपर से बिल्कुल मुकुट पहना है। वो होते हैं सगुण कवि। वो मानते हैं कि भाई वो भगवान में मानते हैं, वो मानते हैं कि हाँ भगवान का एक आकार है, भगवान है। अब देखो जो निर्गुण होते हैं, निर्गुण संत होते हैं, वो ये होते हैं कि भाई वो भगवान नहीं मानते हैं, वो एक सुपर पावर में मानते हैं। वो एक मानते हैं कि भगवान है, सिर्फ एक ही है, और वो जो भगवान है वो उसका कुछ आकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक शक्ति है ना, ये मानते हैं। अब देखो डिस्टन, ये निर्गुण कवि भी आया करते थे कबीरदास जी। इन्होंने कभी भी राम रहीम इन सब में जो है बिलीव नहीं करा, और कभी भी भेदभाव भी नहीं करते थे, ठीक है। अब देखो इनकी जो है कवि ग्रंथावली है, बीजक है, ग्रंथ साहब है, ये सही इनकी कुछ रचनाएं हैं, ठीक है। कबीर जी जो थे अत्यंत उदार, निर्भय और सदगृहस्थ संत थे। सदगृहस्थ संत यानी कि इनकी शादी भी हुई थी, है ना, और ये तब संत थे, ठीक है। और राम और रहीम की एकता में विश्वास करने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया है। यानी कि मैंने जैसे कि पहले भी बताया, अभी बता रही हूँ कि ये राम रहीम में भेदभाव नहीं करते थे, ये सिर्फ ईश्वर को एक ही ईश्वर मान के चलते थे, सिर्फ एक शक्ति के रूप में मान के चलते थे, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें थी डियर स्टूडेंट। धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की इन्होंने कल्पना की थी। ईश्वर प्रेम और ये सारी चीज़ें जो है साधु महिमा आदि का इन्होंने आत्मा और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। और कबीर की भाषा की सहजता ही उनके काव्यात्मकता की शक्ति है। और जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी जो काव्य भाषा थी वो दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंट पाठ का सार क्या है, क्योंकि इसको कबीरदास जी के बारे में था। पाठ का सार देखें तो यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा और ब्रह्मांडरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। ठीक है, तो उन्होंने जो है पहले शब्द में जो है जो बहुत सारे आपने देखा होगा चलते हैं, बहुत सारी बेकार चीज़ें चलती हैं कि भाई ईश्वर तो मंदिर में ही मिलते हैं, ईश्वर तो वहीं मिलते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ों का उन्होंने विरोध करा है और ईश्वर अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का उन्होंने संकेत करा है। और उन्होंने ज्ञान की आंधी के बारे में बताया कि किस तरह ज्ञान की आंधी अज्ञान रूपी पर्दे को चीरते हुए या अज्ञान रूपी पर्दे को अपने साथ लेते हुए उड़ जाता है अज्ञान रूपी पर्दा, है ना, जब ज्ञान की आंधी होती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि हमें क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने हैं और टाइम बहुत कम है। ठीक है, मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली कराई, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। पहली पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि मन रूपी पवित्र सरोवर में, अब मैं बता दूं सबसे पहले कि जैसे आपने देखा होगा जो हाथी होते हैं जब उनके वो एक अच्छे समुद्र, अच्छे जो तालाब है, बिल्कुल स्वच्छ जल वाला तालाब, उसमें खेलते हैं और वहाँ पे जो फल चुगते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ से वो कहीं भी नहीं जाना चाहते, वो वहीं रहना चाहते हैं क्योंकि उनको वहीं अच्छा लगता है ना। उसी तरह जो मनुष्य होता है वो इस माया जाल संसार में बंध जाता है और यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता है और इसी को सच्चाई मानने लगता है। ठीक है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरे, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर घमंड होता है तब हमें कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। यहाँ पे प्रेमी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है, लेकिन जब हम सच्ची भक्ति से ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तब हमें ईश्वर मिलता है और हमारी सारी बुराइयाँ अमृत में बदल जाती है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज डुली सा डारी, वान रूप संसार है भूकत दे जगवारी। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जो ज्ञान का साधक होता है, जो ज्ञान का साधक होता है वो हमेशा हाथी के ऊपर अपना आसन डाल के बहता रहता है और हाथी जिस तरह चलता रहता है उसी तरह वो चलता रहता है। लेकिन जब भी हम ज्ञान के मार्ग में चलने की कोशिश करते हैं तो जो हमारा जो संसार होता है वो हमें कुत्ते की भांति भौंक कर जो है रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमें रुकना नहीं है और हमें अपने पथ पर चलते ही रहना है। पका पकी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष हुई जो हरि भजे सोई सत्य सुजान। ठीक है, पका पकी के कारण यानी कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में ये संसार सब कुछ भूला जा रहा है, लेकिन जो निरपक्ष होकर हरि की भक्ति करता है वही सच्चा संत कहलाता है, ये कबीरदास जी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा राजनीति में भी पक्ष विपक्ष के चक्कर में कितनी लड़ाई हो जाती है, वो हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं पक्ष विपक्ष के चक्कर में बहुत लड़ाई हो जाती है और इसकी वजह से जो सारे लोग हैं संसार के वो सब कुछ भूले जा रहे हैं, है ना। लेकिन जो निष्पक्ष होकर हरि की भक्ति करता है वही सच्चा संत जो है कहलाता है। उसके उन्होंने कहा हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान कहे खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट ही ना जाए। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं हिंदू हमेशा राम राम करते रहते हैं और मुसलमान हमेशा खुदा खुदा ही करते लेके हैं, लेकिन जो वही मनुष्य जीवित रहता है जो दोनों के ही निकट नहीं जाता है। काबा फिरी काशी भया, रावही मया रहीम, मोटा चून मैदा बया, बैठी कबीरा जी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं डियर स्टूडेंट, जिस तरह आटे को पीसकर गेहूं को पीस कर आटा बनाया जाता है ना, आटे को भी माहीन पीसकर मैदा बनाया जाता है और दोनों ही खाने के लिए ही काम आते हैं, है ना। उसी तरह राम हो या रहीम, काबा हो या काशी, सभी से हमें जो है ईश्वर की ही प्राप्ति मिलती है। तो हमें इसकी वजह से जो है धर्म की वजह से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऊंचे कुल का जन्मिया, जे कर दी ऊंच न होई, सुब्रन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ऊंचे कुल का जन्म, यानी कि जो इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेता है उसी की वजह से कोई इंसान जो है ऊंचा नहीं हो जाता, उसके कर्म उसे ऊंचा या बड़ा बनाते हैं। जो इंसान ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी ऊंचे कार्य नहीं करता है वो इंसान सोने के कलश में शराब के समान होता है, जिसकी तुलना साधु संत सब लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग शब्द में। क्योंकि डियर स्टूडेंट आज टाइम कम है तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर जो दोनों के हैं वो मैं आपको अगले सेशन में कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर दोनों में बहुत हैं, है ना, और हर चीज़ को क्वेश्चन आंसर मेरे को अच्छी तरह समझाना भी है आपको, तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में रिवीजन के बताऊंगी। ठीक है, शब्द पार्ट 1 में आपका है, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना मैं काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में ना ही रोग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत मिलूँ पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। तो कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पे कबीरदास जी ने जो है ईश्वर का वार्तालाप मनुष्य के साथ बताया है, और वो ईश्वर कहते हैं कि मुझे तू कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास ही हूँ, ना मैं देवल नहीं, ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं जो है मस्जिद में हूँ, ना मैं काबे में हूँ, ना मैं कैलाश में हूँ, ना मैं कोई क्रियाकर्म में हूँ, ना मैं कोई योग वैराग में हूँ, अगर खोजोगे तो तुरंत मिल जाऊँगा, बस थोड़ी सी तलाश में, यानी कि पल भर की तलाश में। और फिर कबीरदास जी कहते हैं, सुनो भाई साधो, यानी कि सुनो भाई साधो, यानी कि सुनो संतो, सबकी सांसों में ही जो है भगवान है, यानी कि जब तक हमारी सांस चल रही तब तक हमारे अंदर जो है भगवान है, यानी कि भगवान का वास कहाँ है, हमारे भीतर, हमारे हृदय में, हमारे मन में। ठीक है, दूसरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी, हित हित चित की है ठूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी घर उपरी, कुभंडी का भांडा फूटा, जोग जुगति करी संतो भादी, निर्चु चूवे ना प्राणी, कूर कपट का काया का निष्कर्षया, हरि की गति जब जानी, आदि पीछे जो जल बूटा, प्रेम हरि जन बीदा, कहे कबीर बान के प्रगटे, उड़े भयातम खीना। यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम रूपी जो टाटी होती है, जो आपका ऊपर होता है, आपने देखा होगा टाटी वो चीज़ होती है जो कि पर्दे के लिए लगाए हुए बांस आदि का पल्ला होता है, वो टाटी जो है वो जो है उड़ जाती है, और जो माया और जो मोह रूपी आपकी मोह रूपी जो आपकी डंडी होती है वो भी टेक नहीं दे पाती है, और ब्रह्म चित्त की जो थूनी गिरानी और हित चित्त की जो आपकी ठूनी होती है, ठूनी मतलब क्या होता है, स्तंभ, वो सब भी जो है गिर जाते हैं, और जो है मोह बलिंडा यानी कि मोह रूपी जो छप्पर होता है वो भी उसको कोई टेक नहीं दे पाता है, तृष्णा छानी घरों की ऊपरी, यानी कि जो हमारी तृष्णा यानी कि जो लालच होती है उस वो जो है जो छानी ऊपर जो छप्पर होता है वो भी उड़ जाता है, और जो कुबुड्डी का भांडा यानी कि बर्तन होता है वो भी फूट जाता है। जोग जुगति करके फिर क्या हुआ, जो संत है, अच्छे ज्ञान पुरुष है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है फिर से घर को समेला और इस तरह घर को बांधा कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे। ठीक है, कूर कपट का जो वास था वो सब उड़ गया जब हरि की गति, जब ईश्वर की भक्ति की। ठीक है, और आंधी के बाद जब जल आता है तो आपने देखा होगा कैसे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो इसी तरह जब ज्ञान की आंधी के बाद बारिश होती है तो हमारे मन के अंदर का जितना भी मैल होता है वो सारा धुल जाता है, और हम जो है भान के प्रकट, और जब 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 बिल्कुल आपका क्या कहते हैं, सूरज की जो रोशनी आती है, जब आपका सूर्य निकलता है, यानी कि जब रोशनी आ जाती है सूर्य की, तो जो भी हमारे अंदर भय होता है या फिर जो भी होता है, आंधी के बाद हमने देखा होगा जब प्रकाश आता है, जब सूर्य का प्रकाश आता है तब हमारे अंदर जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब तो धुली गई हैं और हमारे अंदर जो है प्रकाश फैल जाता है। ठीक है, तो डियर इस तरह जो है हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ये जो आपकी पूरा शब्द वगैरह है ये सब हमने कर लिए। तो डियर इस तरह डियर ये जो 2 चैप्टरों का मैंने रिवीजन करवाया ये पूरा होता है। मैंने आपको बैलों की कथा का भी करवा दिया और शब्द और साखी का भी करवा दिया, लेकिन टाइम की कमी होने के कारण हम लोग जो है आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स दोनों चैप्टर के ही अच्छी तरह एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।